नमस्कार। आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, भारतीय संविधान को बदलने की शक्ति। आखिर हमारे संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट होता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा संविधान पत्थर की लकीर है जिसे बदला ही नहीं जा सकता, या फिर ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदल सकता है, विकसित हो सकता है? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ते हैं, इसकी बुनियाद को समझते हैं। आखिर संविधान खुद अपने अंदर बदलाव की इजाजत कहाँ और कैसे देता है? देखिए, संविधान को बदलने की पावर कोई जादुई छड़ी नहीं है कि कोई भी घुमा दे। ये शक्ति, ये पावर खुद संविधान से ही मिलती है। संविधान के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 के तहत। यही वो आर्टिकल है जो इस पूरे प्रक्रिया की रूल बुक है, जो इसे कंट्रोल करता है। और यहाँ एक मज़ेदार बात, ये जो हमारी अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के अच्छे आइडियाज़ को अपनाने से कोई परहेज नहीं किया। तुम नियम तो समझ आ गए, लेकिन सवाल ये है कि इस शक्तिशाली औजार को चलाने का हक किसे दिया गया? मतलब वो पावर सेंटर कौन है जो संविधान में फेरबदल कर सकता है? और इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है। संविधान में संशोधन की पहल करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है। राज्यों की विधानसभाएं यानी स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट की शुरुआत नहीं कर सकती। अब संसद के पास ये शक्ति तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ताले के लिए एक ही चाबी हो। बिल्कुल वैसे ही हर तरह के संशोधन के लिए एक ही प्रोसेस नहीं है। संसद के तर्कश में आप कह सकते हैं कि 3 अलग-अलग तरह के तीर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है जिस पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, संविधान में बदलाव हो तो 3 तरीकों से हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 जो संशोधन शब्द को डिफाइन करता है, वो इनमें से सिर्फ 2 को ही असली संशोधन मानता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये कि साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से किए गए बदलावों को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं गिना जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब जब हम औजारों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि एक संशोधन विधेयक संसद की गलियारों से गुजरते हुए किन किन अग्नि परीक्षाओं से निकलता है, इसका सफर कैसा होता है। तो इस सफर की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। मजेदार बात यह है कि इतने बड़े बदलाव के लिए भी राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन असली चुनौती है दोनों सदनों से अलग-अलग पास होना। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, और जब दोनों जगह से पास हो जाता है, तब ये जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी आखिरी मोहर के लिए। अच्छा, तो ये बिल लाता कौन है? कोई भी ला सकता है। अगर कोई मंत्री इसे पेश करे तो उसे कहते हैं सरकारी विधेयक, और अगर कोई मंत्री नहीं बल्कि कोई आम सांसद इसे लाए तो वो कहलाता है प्राइवेट मेंबर बिल। हाँ, ये बात और है कि जो बिल सरकार लाती है उसके पास होने के चांस कहीं ज्यादा होते हैं। और ये है वो जादुई, या यूं कहें कि सबसे मुश्किल आंकड़ा, 2/3। इसे विशेष बहुमत कहते हैं। इसका मतलब है कि सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से हर 3 में से 2 लोगों की हाँ मिलनी चाहिए। ये एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे फांदना बिल्कुल आसान नहीं है। चलिए, अब कुछ ऐसे सख्त नियमों की बात करते हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता, और ये भी जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर फेल कहाँ हो सकती है। और ये है इस पूरे प्रोसेस का सबसे कठोर नियम। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बात पर सहमति नहीं बनती, तो कोई बीच का रास्ता नहीं है। आम कानूनों की तरह यहाँ दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाकर मामला सुलझाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बिल एक हाउस से तो पास हो गया, लेकिन दूसरे हाउस ने उसे खारिज कर दिया, तब क्या होगा? तब क्या होता है? जवाब सीधा और सख्त है, रद्द। वो बिल उसी पल खत्म हो जाता है। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, खेल खत्म। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमारी संविधान संशोधन की ये जो मुश्किल प्रक्रिया है, ये क्या है? एक सुरक्षा कवच जो संविधान को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाती है, या फिर ये वक्त के साथ होने वाले जरूरी बदलावों के रास्ते में एक रुकावट है,
इस पर सोचिएगा जरूर।